जय हिंद यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एनएसबीआईएसी फैमिली। एस्पिरेंट, आज हम 4 पिलर इनिशिएटिव के डे 2 के जो क्वेश्चंस है उसे डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस से डिजाइन किए गए हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है और इसका मकसद है कि आपका एक ओरिएंटेशन हो आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की ओर। यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस पूछती है उसके हिसाब से आप आपका प्रिपरेशन डिजाइन करिए, इफेक्टिवली पढ़िए। इसीलिए हमने ये ओरिएंटेशन फेज स्टार्ट किया। तो आज डे 2 को हम डिस्कस करते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है साल 2024 में जो पूछा गया था। ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और आप देखोगे कि हिस्ट्री में आपको काफी सारी पर्सनालिटीज पढ़नी पड़ती है। कुछ पर्सनालिटीज होती है राजाओं की हो, कुछ होती है जैसे आर्टिस्ट हो या फिर रिलीजियस सेक्ट से हो। अलग अलग ऐसे पर्सनालिटीज होती है जिन्होंने अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। भाषा एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है और उनका प्ले राइट कौन सा है। अब क्या होता है, अलग अलग कॉम्पोजिशन जो होते हैं लिटरेचर के, उसमें से एक होता है प्ले राइट। ये भाषा, इन्होंने काफी सारे प्ले राइट्स लिखी थी। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो आपके सारे बेसिक सोर्सेस में कवर होती ही होती है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था पर उसके लिए काफी बच्चों को एक क्वेश्चन टफ लगा। किसी का पढ़ाई नहीं हुआ था, क्वेश्चन काफी लोगों से गलत हो गया, काफी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया। पर अगर आप हिस्ट्री को ठीक से पढ़ते हो, आपके बेसिक्स और चाहे आपके एनसीईआरटीज भी हो, तो आपको इस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का वहां पे मेंशन मिलता है और इस क्वेश्चन का आंसर भी वहां पे बिल्कुल मिल जाता है। क्वेश्चन काफी सिंपल था। इनका इन 4 में से प्ले राइट कौन सा है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर सी था। तो अभी क्या है, आपको पहली बात समझना है, जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो सारे हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा जब आप क्यू पढ़ो तो ये तो सही आंसर हुआ, इस आंसर के अलावा भी बाकी जो ऑप्शंस दिए उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है कि शायद हो सकता है अगले साल इससे कुछ इंस्पायर्ड क्वेश्चन बने। क्वेश्चन बने ना बने, ये किसी ना किसी का तो वर्क है, किसी ना किसी ने इसे कंपोज किया, इसे लिखा है। तो आपको उस पर्सनालिटी के बारे में और उनकी इस किताब के बारे में अधिक जानने का मौका मिलता है। तो पीवाईक्यू से एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये समझ लीजिए, पहला आज आपको हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज को देखना है क्योंकि वो आपका बेसिक पार्ट होता है। सारे पर्सनालिटीज एटलीस्ट जो आपके एनसीईआरटीज में है उनके बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई आर्टिस्ट है, उन्होंने क्या लिखा है, मतलब लिटरेचर है, उनके बुक्स कौन सी है, कविताएं कौन सी है, फिर कोई स्कल्पचर किसी ने डिजाइन किया होगा तो कौन सा किया है, आर्किटेक्ट कौन सा है। तो ये सारी चीजें इस हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज में आपको देखनी ही देखनी है। तो आज पहला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से था और हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज से रिलेटेड था और इनके बारे में इससे पहले भी पीवाईक्यूज में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी मैंने हिस्ट्री से लिया है पर थोड़ा सा रिसेंट फेज में से लिया है। अब आप देखोगे ये मिडिवल हिस्ट्री का हिस्सा है और मॉडर्न में भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है क्योंकि मॉडर्न इंडिया में भी हम पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये एक एनसीईआरटी पढ़े चाहे आप किसी और सोर्स में पढ़े, ये एक टॉपिक डिस्कस होता है इनिशियली व्हेन यू स्टडी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो उसमें भी इसका आंसर आपको मिल जाता है और ये काफी आसान सा सवाल है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक लिटरेचर में आपको मिल जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, ठीक है। देखते हैं किस किसने इसका आंसर सही से दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें से आपको क्या सीखना है। पहली बात तो देखिए, हम भूल जाते हैं, कुछ ही चीजों पे फोकस करते हैं। जैसे यूरोपियन पास भारत में आई कैसे, कब आई, उन्होंने कहाँ पे उन्होंने अपने सारे वसाहत जिसे कहते हैं ना, उन्होंने अपने कहाँ पे अपने फैक्ट्रीज बनाई, किससे परमिशन ली, कौन से साल परमिशन ली, इस पे हर साल क्वेश्चंस बने हैं और हर साल ये क्वेश्चंस पूछते हैं। स्पेशली रिसेंट ईयर में आपको ये सब देखने मिलता है। तो यूरोपियन पास का पेनिट्रेशन इंडिया में कैसे हुआ, सारे पास देखने, पोर्चुगीज से लेके इंग्लिश भी है, फ्रेंच है, डच है,
सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली क्वेश्चंस पूछे हैं कि किसकी फैक्ट्री सबसे पहले कौन से कोस्ट पे बनी, कौन से शहर में बनी, कौन गवर्नर था, तो ये सारे फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो मिडिवल में भी आपको कहीं पे रेफरेंस मिल जाता है, मॉडर्न में तो मिलता ही मिलता है। तो आप चाहे कहीं से भी पढ़िए, इन चीजों को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, अगर आप मॉडर्न भी अच्छे से पढ़ते, मिडिवल ना पढ़ते तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे, पर काफी बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हुई। इसलिए ध्यान रखिए, आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं इन चीजों का ख्याल रखिए। इसे मैं बेसिक फैक्ट्स में इसे क्लासिफाई करूंगा। दीज आर ऑल योर बेसिक फैक्ट्स टू बी कवर्ड इंपॉर्टेंटली। ओके, तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन था ज्योग्राफी से। ये 2024 में पूछा गया था। देखिए रीसेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। मैंने हर बार आपको कहा है, एटलस और मैप रीडिंग एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में आपका हिस्सा होना ही चाहिए। ये 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होता है और इजीली आपको ये 2 मार्क मिल जाते हैं अगर आपने मैप भी ठीक से देखा होता तो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। इन्होंने कहा था जो रिवर गंगा है उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा गया था और लोकेशन दिया था कि प्रयागराज से आगे, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, और उससे आगे वेस्ट टू ईस्ट। ध्यान में रखिए, इस तरह से यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका वेस्ट आ गया और यहाँ पे आपका ईस्ट आ गया। वेस्ट इस ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमें लिखना था। रिमेंबर, उन्होंने डायरेक्शन दिया है, वेस्ट से शुरू करना है, ईस्ट को जाना है। फोकस था हमारा रिवर गंगा। तो आपको काफी आसान था। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो घाघरा रिवर से पहले क्या आता है, गोमती रिवर आता है। गोमती रिवर से आपको शुरू करना था। फिर दूसरा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे घाघरा रिवर है। घाघरा रिवर के बाद आपको कौन सा दिख रहा है, गंडक रिवर है। और आखिर में बिहार के साइड में आपको कोसी रिवर मिल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या था, आंसर बी। तो रिमेंबर, आपको एटलस, देखिए मैं हर बार ये दोहराता हूं इसीलिए क्योंकि एटलस अगर आप ठीक से करते हो तो 2 से 3 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। और इसी का एक उदाहरण है 2024 का ये क्वेश्चन है। आपको अगले 3, साढ़े 3, 4 महीने जो जो उपलब्ध है उसमें रोज एटलस पे थोड़ा ना थोड़ा समय देना ही चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पिरेंट्स, हमारा चौथा क्वेश्चन वापस ज्योग्राफी से है और वापस एटलस बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी साल 2024 में पूछा था। तो देखिए 2024 में 2 क्वेश्चंस अभी तक हमने एटलस बेस्ड देखे, तो ये महत्वपूर्ण है। वापस इसे समझिए और भूलना मत, और इसे निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप निग्लेक्ट करोगे, हो सकता है आप 2-4 मार्क्स से एग्जाम में फेल हो जाए तो आपको ऐसे लगेगा अरे एटलस कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो अभी शुरुआत करिए। देखिए यूरोप में नॉर्दर्न साइड में एक नॉर्थ सी है और नॉर्थ सी के शोर, मतलब इस नॉर्थ सी के अगल बगल में इनमें से कौन से कंट्रीज है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला कंट्री उन्होंने दिया था फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। देखिए क्वेश्चन बड़ा सही था। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। हाउ मेनी मतलब इन्होंने ये नहीं पूछा था कौन कौन सा है, इसमें से हमें बस नंबर भी पता होता तो भी चल जाता था। तो अब देखिए कौन कौन से कंट्रीज है इनमें से। आपको नॉर्वे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। फिनलैंड दिख रहा है, नहीं, क्योंकि फिनलैंड थोड़ा अंदर है, यहाँ पे फिनलैंड का लोकेशन है। रशिया फिनलैंड के बाजू में, तो ऑटोमेटिकली फिनलैंड कैंसिल हो गया, रशिया कैंसिल हो गया, जर्मनी दिख रहा है। ठीक, ये जर्मन कोस्ट, नॉर्थ सी, और नॉर्वे तो है ही है, यहाँ पे नॉर्वे है। तो इसका आंसर क्या था, 2 कंट्रीज। अब देखिए कौन से 2 उन्होंने नहीं पूछे थे, हमें क्या लिखना था, 2 कंट्रीज। ये बड़ा आसान था। जब आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी पढ़ते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में आप पढ़ते हो, तो आप इस रीजन के बारे में पढ़ते हैं। नेवल ब्लॉकेड ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी के ऊपर यहाँ लगाया गया था, तब भी आप नॉर्थ सी के बारे में पढ़ते हैं। पर अगर आप एटलस नहीं रेफर करते तो क्या हो जाता है, इमेजिनेशन में भी आपको ये सारी चीजें एटलस के जरिए समझ में आती है। पर जब आप एटलस नहीं रेफर करते तो हम इमेजिन भी मैप को नहीं कर पाते और आसान से सवाल गवा बैठते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें तो रशिया था नहीं, ये भी पता था। फिनलैंड जो कोस्ट है वो एक अलग सी है। कमेंट सेक्शन में बोलिए फिनलैंड के यहाँ पे कौन सा सी है या नहीं है, ये भी बोलिए, ठीक है। तो आपको इसमें से आराम से आप ये क्वेश्चन टैकल कर पाते। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एस्पिरेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये रिलेटेड है विद द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या कहता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट।
तो मॉडर्न इंडिया में से ये सवाल था। इनफैक्ट इस सवाल का आंसर आपको पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में भी मिल जाता था। पॉलिटी में अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो भी आपको इसका इस सवाल का जवाब मिल जाता था। इनफैक्ट ये लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में ही डिस्कस किया, या तो फिर किसी और पॉलिटी के बुक में भी ये पहले चैप्टर में ही डिस्कस किया जाता है। जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो मेंस में कहा गया है, तो प्रीलिम्स और मेंस का ये कॉमन टॉपिक है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये डिस्कस करते हैं हम लोग, उसके साथ ही मॉडर्न इंडिया में भी हम ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान था, पर क्या हुआ था, काफी स्टूडेंट्स से जब मैंने बात करी एग्जाम के बाद तो उनको ये भी क्वेश्चन टफ लगा था। इनफैक्ट दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इफ यू स्टडी प्रॉपर्ली, इफ यू स्टडी द बेसिक्स प्रॉपर्ली, क्योंकि पीवाईक्यूज में देखा गया है इस चैप्टर के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर आपका आईएमपी चैप्टर हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर होना चाहिए था। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि कुछ ना कुछ एक्ट्स होते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, तो उस एक्ट, उनमें से एक एक्ट ने गवर्नर जनरल, अब क्वेश्चन में पूछा गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐसे था, पर मैंने उस एक्ट में से आपके अधिक जानकारी के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया, गवर्नर जनरल एट फोर्ट विलियम्स इन बंगाल था उस मेन एक्ट में है, ताकि आपको अगर कहीं क्वेश्चन पूछे तो ये जानकारी अधिक होनी चाहिए। इससे उनका डेजिग्नेशन बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनमें से कौन से एक्ट में किया गया था। तो आई होप आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर मिल ही गया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बोलिए, पर भी सिर्फ सही आंसर तक नहीं रुकना है। आप जब इस साल पढ़ोगे, क्योंकि ये 2023 का ही रिसेंट है, तो आपको इस हर एक एक्ट को डिटेल से पढ़ना है, कि अगर अगले साल इस आने वाले एग्जामिनेशन में कोई और क्वेश्चन पूछे, इनमें से कोई ऑप्शन हो और आपको ये चार तो एटलीस्ट पता है, तो आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, शायद आपको करेक्ट आंसर भी मिल सकता है। तो चैप्टर तो पढ़ना है, चाहे मॉडर्न इंडिया में पढ़िए, चाहे पॉलिटी में पढ़िए, इस चैप्टर को पढ़िए, हर साल इस पे क्वेश्चन है। देखिए 2023 का ही मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है, तो ये बेसिक्स में आता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पिरेंट्स, हमारा 6th क्वेश्चन है रिलेटेड टू इकोनॉमी, और इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट सेंसस जब इंडिया का होता है तभी भी इसके ऊपर आपको फिगर्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स भी इसके ऊपर जनरेट होता है। तो पॉपुलेशन, जिसे डेमोग्राफिक्स कहते हैं, आपके सिलेबस में अगर आप देखो प्रीलिम्स के, जहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का सिलेबस है, उसमें आपको ये वर्ड मिलेगा। अगर सिलेबस में ही वो वर्ड मेंशन है तो उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो 2024 में ही इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, अगेन क्वेश्चन बेसिक से रिलेटेड था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, अगर आपको टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है आपको मालूम होता, अगर आपने बेसिक लिटरेचर ठीक से पढ़ा होता, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाता था। टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक से, और ये सेंसस में भी डिस्कस होते हैं। तो जल्दी से आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। सो रिमेंबर, इकोनॉमी में भी आपको स्पेशली जो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है ऐसे टॉपिक्स से, और जो पीवाईक्यूज में आपको फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं ऐसे सारे टॉपिक्स के बेसिक फैक्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट सब अच्छे से पढ़ने हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एस्पिरेंट्स, जो 7th क्वेश्चन आज हमने लिया था वो क्वेश्चन था, आप इसे ज्योग्राफी भी समझ सकते हैं, रिसोर्सेस से रिलेटेड भी समझ सकते हैं, या फिर आप इसे एनवायरमेंटल कंसर्न से भी डिराइव्ड ऐसे समझ सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन था जो 2-3 सब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम आसानी से अपने आजू बाजू देखते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज लगती है वो कोबाल्ट से बनाई जाती है, कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है। तो दुनिया में 3/4 ऑफ द अमाउंट है कोबाल्ट का, वो कौन से देश में माइन किया जाता है। रिमेंबर, कोबाल्ट इज अ मेटल, और वो इनमें से कौन से देश में उससे उसकी 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट इज माइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया एक, क्योंकि हर साल बजट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे डिस्कशन होता है, काफी सारी पॉलिसीज आ रही है, सोसाइटी में भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर झुकाव अभी बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक मोबाइल जो भी व्हीकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करने लगे हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ नया पॉलिसी लाता है, कुछ इंसेंटिव्स लाते हैं, सारी ऐसी चीजें आप कॉन्स्टेंटली डिस्कस करते हैं। उसके साथ कोबाल्ट माइनिंग के जो हैजार्ड्स है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज है,
के ऊपर भी डिस्कशन बढ़ रहा है। इसके कारण ये एनवायरनमेंट में भी आता है, आपके इकोनॉमी में से भी मोटिवेटेड है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसोर्सेस, ज्योग्राफी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेचुरल रिसोर्सेस हो, मैन मेड रिसोर्सेस हो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन बनाया गया था। तो देखिए, ये जो माइनिंग पूछा गया था उन्होंने, ये पूरा एक जो चेन होता है, जो ऑपरेशनल चेन होता है इंडस्ट्री का, उसका एक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया था, उसके फर्स्ट स्टेज में से ही पूछा गया था। तो इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए था। चलो मैं आंसर देता हूँ, बोलो मैं सही हूँ कि नहीं। इसका आंसर सी है। देखो सोचना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करिए। क्या इसका आंसर सी है? चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप बोलो इसका आंसर सही क्या है, और जो मैंने आंसर दिया है वो सही है कि नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पिरेंट्स, हमारा 8वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, या करंट इवेंट्स जिसे कह सकते हैं, से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना बहुत आसान था। देखिए, ये क्वेश्चन आप करंट से भी मान सकते हो, या फिर हिस्ट्री में जो कल्चर आप प्रिपेयर करते हो उससे भी मान सकते हो। यूनेस्को की एक कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, टेंजिबल लिस्ट होती है, एक इंटेंजिबल लिस्ट होती है, वो हर साल अपडेट होती है। तो 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटेस्ट इंक्लूजन इस लिस्ट में कौन सा है, इस लिस्ट में लेटेस्ट इंक्लूजन कौन सा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। सो व्हाट आर द लिस्ट्स? सो लेटेस्ट इंक्लूजन पूछा गया था, तो ये करंट अफेयर्स में भी डिस्कशन में था, उसी के साथ कल्चर जब आप पढ़ते हो तभी भी आपसे ये पढ़ना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसमें पहले भी इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये इस साल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलो इसका आंसर बोलिए मुझे। इसका आंसर हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, क्योंकि ये यूनेस्को के इस कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में पूछा गया था, और एक एस्पिरेंट को तो पता ही होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से आंसर बोलिए, क्या ए था, बी था, सी था, या डी था? जल्दी से बोलिए। और इस साल के लिए देखिए, ये क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, दुर्गा पूजा के बारे में डिटेल पढ़ना है, गरबा के बारे में पढ़ना है, और कुंभ मेला इसके बारे में तो पढ़ना है, क्योंकि अभी रिसेंटली कहाँ हो रहा है इंडिया में कुंभ मेला? Yes, where in India currently we have a Mahakumbh Mela going on. So that is the reason why you have to also study Kumbh Mela for this year. तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, और ध्यान में रखिए हर एक ऑप्शन पे आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि करंट में भी है, और पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली एक 1 साल के तो पीवाईक्यूज आपको अच्छे से समझने ही चाहिए। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसे कवर किया, ताकि अब जब आप करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ो, आप इन सारे चीजों पे ध्यान दो। एस्पिरेंट्स, हमारा 9th क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम करंट अफेयर्स अगेन, इट्स अ करंट इवेंट, इनफैक्ट अ सीरीज ऑफ करंट इवेंट्स, सीरीज ऑफ करंट इवेंट्स, जिसके कारण इसे पूछा गया। दे वर प्रोमिनेंटली इन न्यूज, रिमेंबर, were prominently in news, and this question was asked in 2023. in fact a related question, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था 2022 में। देखिए, पीवाईक्यूज को आगे जस्ट 1 साल बाद वापस रिपीट किया गया। अब उस साल एक स्टेटमेंट, क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट था, इस साल पूरा क्वेश्चन उसी पे बना है। अब इन्होंने क्या पूछा है, कुछ कंट्रीज के नाम दिए थे, जैसे चाड, माली, गिनी, सूडान। अब सारे ये कौन से कंट्रीज है? अफ्रीका में साहेल रीजन है, जो सहारन डेजर्ट के नीचे जो जस्ट साउथ को जो एक रीजन होता है, उसे साहेल रीजन कहा जाता है। तो साहेल रीजन में ये सारे कंट्रीज आती है। तो ये कंट्रीज न्यूज में क्यों थी रिसेंटली, और जिस वजह से थी, दैट रीजंस आर कॉमन टू ऑल, मतलब जो कारण था वो इन सब देशों में कॉमन है। अब वो इनमें से कौन सा कारण है? वहां पे कुछ डिपॉजिट्स मिले क्या, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के? क्या मिले क्या? बोलिए कमेंट सेक्शन में। वहां पे चाइना ने अपने मिलिट्री बेसेस बनवाए हैं क्या? साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन हम जिसे कहते हैं, ये साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट है क्या? या फिर सक्सेसफुल कूप, मिलिट्री कूप जिसे कहते हैं, क्या यहाँ पे सक्सेसफुल, देखिए वर्ड क्या है, सक्सेसफुल कूप्स हुए थे क्या? के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, करंट में था। आपको इसका हिंट शायद पीवाईक्यूज, अगर अच्छे से जो भी बच्चे जिन्होंने अपियर किया है, अगर वो इस पीवाईक्यूज को भी अच्छे से कवर करते, तो इस क्वेश्चन में वो आसानी से 2 मार्क्स पा सकते थे। तो उसका आंसर डी है, पे मिलिट्री कूप्स हुए थे। इनफैक्ट सूडान का केस स्टडी तो
प्रोमिनेंटली न्यूज में था 2000, आप पढ़िए 2023 में, देखिए 23 में भी था, 24 में भी था, प्रोमिनेंटली इन न्यूज था सुडान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था, काफी आसान सा क्वेश्चन था, फिर भी काफी सारे एस्पिरेंट्स इसमें गलत उन्होंने मार्क कर दिया। काफी एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने ये छोड़ दिया, आंसर छोड़ दिया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अब जब आप इस साल के लिए पढ़ाई करोगे, ऐसे भी फैक्ट्स को, ऐसे भी करंट इवेंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड है। अगेन देखिए, इसे मैं कहूंगा ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। हालांकि ये करंट में कवर हुआ था, पर उतना प्रोमिनेंटली ये कवर नहीं हो पाया था। ये क्वेश्चन जो था, इट इज मोटिवेटेड बाय करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट से मोटिवेटेड था, पर एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन तो आसान था, क्योंकि ये करंट में भी डिस्कशन में था, और तो कोई भी आसानी से कह सकता है कि इसकी पढ़ाई हमें करनी चाहिए थी। पर ये मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आसान लग रहा था पर इतना आसान था नहीं। क्वेश्चन क्या था, दो देशों में, आप हर एक ऑप्शन में देखिए दो देश दिए हैं, और इनमें से जो बॉर्डर होता है इनके बीच, लॉन्गेस्ट, दुनिया में लॉन्गेस्ट बॉर्डर इनमें से कौन से दो देशों के बीच था, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये पता था ठीक है, नहीं पता था फिर भी आप ये क्वेश्चन छोड़ना ही सही था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेने का कोई पॉइंट नहीं है। हालांकि ये न्यूज में था, पर मैंने जैसे कहा उतना प्रोमिनेंटली ये न्यूज में नहीं था। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन अधिक है, पर जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो और ज्योग्राफी आप मैप्स पढ़ते हो, तब ये क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था जो आप छोड़ सकते हो। अगर आपको इस साल मौका मिले जनरल नॉलेज के कुछ चीजों को, पीवाईक्यूज देखिए, पीवाईक्यूज देखिए, पीवाईक्यूज में देखिए कि उन्होंने जनरल नॉलेज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे। जैसे मानो करंट के अलावा उन्होंने नोबेल प्राइज के बारे में, जो करंट में नहीं है, या भारत रत्न अवार्ड्स है, ऐसे सारे जो अवार्ड्स होते हैं या ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसे हम जनरल नॉलेज कह के संबोधित करते हैं, उसमें पीवाईक्यूज में कहाँ से पूछे, उस तरह के एरिया कवर करें अगर आपको वक्त मिलता है तो। वरना मेरा एडवाइस आपको यही है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से इसे स्किप करना चाहिए था। दो ये क्वेश्चन आसान लग रहा था, पर एस्पिरेंट्स इतना भी प्रिपेयर नहीं कर सकते कि वो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो ये एक वैसा क्वेश्चन था, लगने में आसान था पर एक्चुअल थोड़ा टफ था, तो इसे आपको स्किप करना चाहिए। इसीलिए ये केस स्टडी आपको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो एस्पिरेंट्स, अब हम जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। तो एस्पिरेंट्स, आज हमने क्या क्या देखा, रिकैप ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक फैक्ट्स में आपका हिस्टोरिकल फिगर्स भी आना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो हिस्टोरिकल फिगर्स जो है वो पढ़िए। स्पेशली अगर लिटरेचर किसी ने जनरेट किया है, मेडिसिन में किसी का योगदान है, मैथमेटिक्स में किसी का योगदान है, कल्चर, आर्किटेक्चर, अगर इन सारी चीजों में किसी हिस्टोरिकल फिगर का कुछ योगदान है तो उसे जरूर देखिए। मॉडर्न इंडिया में जब आप पढ़ते हो यूरोपियन पावर से रिलेटेड, तो उन्होंने पेनिट्रेशन कैसे कैसे किया है, या कौन से इंडियन सुल्तान हो या किंगडम हो या किसी सल्तनत हो, उन्होंने कोई एरिया अगर इनको सीड किया या उनको दिया है यूरोपियन पावर्स को, तो उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बेसिक्स है, पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा अगेन मैं आपको वापस बोलता हूँ, एटलस बिल्कुल अच्छे से करिए। इससे आसानी से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। 4 से 6 मार्क्स आपको अचीव करना बहुत आसान है, अगर आप रेगुलरली, रिमेंबर 2 3 4 8 दिन में आपको एटलस नहीं समझ में आएगा। रेगुलर अगर आज से आप करते हो तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। उसके साथ ही चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे पॉलिटिक्स हो, आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। बेसिक फैक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आज का जो डे 2 था उसमें मैंने 2023 और 2024 ये दो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में जो इस तरह के बेसिक ऑनलाइनर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको यहाँ पे मैंने लिया था, कि आपको वापस से एक बार में हाईलाइट कर दूं कि बेसिक क्वेश्चंस हर साल अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो 7, 8,
कभी कभी 10 क्वेश्चंस भी इस ऐसे आ जाते हैं जो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो अगर आप इन टॉपिक्स को आप वैसे भी पढ़ने वाले हो, पर अगर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करते हो इन एरियाज पे, फैक्ट्स समझने की कोशिश करते हो, फैक्ट्स रिटेन करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हो, तो आप इसे कैलकुलेट कर लिए 14 से लेके 20 मार्क्स आप आराम से पा सकते हो। और ये अटेम्प्ट करते समय अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप ये क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट कर जो वक्त बचता है आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, या फिर जहाँ पे क्वेश्चन का एरिया आपको लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व करना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए आप डिवोट कर सकते हो। तो आज का ये हमने क्विक रिकैप भी देख लिया। तो एस्पिरेंट्स, आई होप इसे आप आपके प्रिपरेशन में इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे और इस इनिशिएटिव को ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा। कल मिलते हैं हम डे 3 के क्वेश्चंस में और उसके डिस्कशन में। कल मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।